बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री 11th क्लास के चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे और हमारे आज के टॉपिक का नाम है आयन एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ आयन। आयन्स आर दोज स्पीशीज विच कैरी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। यानी आयन्स ऐसी कीमियाई अशिया हैं जिन पर या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है। तो आयन की इस डेफिनेशन से ही हमें अंदाजा हो रहा है कि आयन की दो इकसाम होती हैं। एक ऐसे आयन्स होते हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और एक ऐसे आयन होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो हम कह सकते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयन्स। फर्स्ट वन इज कैटायन्स जिनको पॉजिटिव आयन भी कह सकते हैं एंड सेकंड वन इज एनायन्स जिनको नेगेटिव आयन्स भी कह सकते हैं। आयन्स की डिटेल में जाने से पहले इस बात की वजाहत कर लेते हैं। एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, इट डज नॉट कंटेन एनी नेट चार्ज। मतलब एटम एक न्यूट्रल पार्टिकल है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, ना उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पे हमारे जहन में क्वेश्चन आता है कि एटम पर चार्ज क्यों नहीं होता, आखिर एटम क्यों न्यूट्रल पार्टिकल है, व्हाई एटम इज न्यूट्रल। तो इसकी वजाहत हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं। एटम कंसिस्ट ऑफ थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स। मतलब एटम तीन बुनियादी ज़र्रात पर मुश्तमिल होता है। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन्स, दे कैरी नेगेटिव चार्ज। सेकंड प्रोटॉन्स, दे कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड थर्ड न्यूट्रॉन, दे कैरी no charge. Atom contain equal number of electron and protons. Therefore, atom is always neutral. मतलब एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन की तादाद के बराबर होती है। इस तरह एटम के अंदर जितने नेगेटिव चार्जेस होंगे उतने ही पॉजिटिव चार्जेस होंगे जो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ओवरऑल एटम हमेशा क्या होगा, न्यूट्रल पार्टिकल होगा। इसका मतलब है आयंस के अंदर पॉजिटिव प्रोटॉन की तादाद और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर नहीं रहती, इसी वजह से उनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो अब हम आगे वजाहत करते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन की तादाद आयंस के अंदर मुख्तलिफ हो जाती है या किस तरह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर नहीं रहती। पहले हम वजाहत करते हैं आयंस की पहली किस्म की, विच इज कैट आयन और पॉजिटिव आयन। इसकी तारीफ हम इस तरह कर सकते हैं, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड एज कैटायन। यानी एक एटम या एटम्स का ऐसा मजमुआ जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको कैटायन कहते हैं। अब हम वजाहत करते हैं कि कैटायन कैसे बनते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। कैटायन और पॉजिटिव आयन इज फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ एन एटम। यानी पॉजिटिव आयन किसी भी एटम के आखिरी शेल में से एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के अखराज से बनता है। तो इससे जाहिर है जब किसी एटम में से एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे तो क्या होगा, प्रोटॉन की तादाद तो उतनी ही रहेगी लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब क्योंकि एटम के अंदर प्रोटॉन्स ज्यादा हो गए हैं, पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा हो गए हैं और नेगेटिव चार्जेस पहले से कम हो गए हैं, इस वजह से उस एटम के ऊपर अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और वो पॉजिटिव आयन या कैटायन बन जाएगा। इसकी मजीद वजाहत के लिए हम हाइड्रोजन के एटम की एग्जांपल लेते हैं। एटम ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स वन इलेक्ट्रॉन, वन प्रोटॉन एंड जीरो न्यूट्रॉन, देयरफॉर इट इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। मतलब हाइड्रोजन के एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है और कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। इस वजह से ओवरऑल हाइड्रोजन का एटम न्यूट्रल पार्टिकल होता है क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की तादाद बराबर होती है। When we remove one electron from its valence shell, now it contains zero electron and one proton. Therefore, it contains plus one charge now and become a positive or cation. मतलब जब हम इसके एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो अब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन बाकी नहीं बचा और प्रोटॉन एक वैसे का वैसा इसके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। तो अब इसके अंदर टोटल चार्जेस कितने होंगे, प्रोटॉन की वजह से प्लस वन चार्ज है और इलेक्ट्रॉन की वजह से जो माइनस वन चार्ज था वो इलेक्ट्रॉन तो अब इसमें से निकल गया है। तो इसलिए अब इसके ऊपर नेट चार्ज कितना बाकी रह गया, प्लस वन, जो कि प्रोटॉन की वजह से है। तो अब ये पॉजिटिव वन चार्ज वाला कैटायन बन गया है। मतलब अगर किसी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसके ऊपर प्लस वन चार्ज आ जाएगा और इसी तरह से अगर किसी एटम में से दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उसके ऊपर प्लस टू चार्ज आ जाएगा और अगर उसमें से तीन इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उसके ऊपर प्लस थ्री चार्ज आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय एटम।
यानी किसी भी एटम के ऊपर उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा जितने इलेक्ट्रॉन उसके एटम में से निकलेंगे। जैसे हाइड्रोजन में से 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसके ऊपर +1 चार्ज आ जाता है, मैग्नीशियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उसके ऊपर +2, और अगर एल्यूमीनियम में से हम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो उसके ऊपर +3 चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है, फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, यानी कैटाइन बनने का अमल हमेशा एंडोथर्मिक होता है। एंडोथर्मिक का मतलब है कैटाइन बनने के अमल में हमेशा एनर्जी जज़ब होती है, यानी हम एनर्जी देंगे तो ही किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अदरवाइज उसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा और वो पॉजिटिव आयन नहीं बनेगा। यहाँ पे एग्जाम के हवाले से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में आ जाता है। क्वेश्चन है, वाई फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, यानी पॉजिटिव आयन बनने का अमल हमेशा एंडोथर्मिक क्यों होता है। हम जानते हैं कि एटम के दरमियान में न्यूक्लियस होता है और इसके इर्द गिर्द शेल्स होते हैं, और उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी के हिसाब से गर्दिश कर रहे होते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस वजह से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कशिश कर लेता है, यानी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अब अगर हम इस एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकाल कर उसको पॉजिटिव आयन बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना पड़ेगा, और किसी भी चीज को अगर हमें ब्रेक करना पड़े तो उसके लिए एनर्जी लगती है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए भी एनर्जी लगानी पड़ेगी, फोर्स लगानी पड़ेगी, और इसी वजह से कैटाइन बनने का अमल हमेशा एंडोथर्मिक होता है। लिहाजा हम कह सकते हैं, बिकॉज देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स, thus energy is required to break this force of attraction for removal of electron from valence shell. Therefore formation of cation is always endothermic process. मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान कशिश की कुव्वत होती है, और इस कशिश की कुव्वत को तोड़कर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। इसी वजह से कैटाइन बनने का अमल हमेशा एंडोथर्मिक होता है। अब हम देखते हैं एनाइन और नेगेटिव आयन। एन आयन या नेगेटिव आयन की तारीफ इस तरह से कर सकते हैं, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एज एन आयन और नेगेटिव आयन, यानी एटम या एटम का ऐसा मजमुआ जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है उसको एन आयन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, इसके ऊपर -1 चार्ज होता है, ऑक्सीजन इसके ऊपर -2 चार्ज होता है, सल्फर इसके ऊपर -2 चार्ज, और बोरोमीन के ऊपर -1 चार्ज। वजाहत करते हैं कि एन आयन कैसे बनते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एन आयन, anion is formed by gain of one or more electrons by a neutral atom, यानी जब कोई न्यूट्रल एटम एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को हासिल कर लेता है तो तब एनाइन बनते हैं। कौन से ऐसे एटम हैं जो अपने आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन लेने का रुझान रखते हैं? तो ऐसे तमाम एटम जिनके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन 5 या 5 से ज्यादा हों, तो वो अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए किसी भी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। जैसे फ्लोरीन, इसमें टोटल 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। इसको अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इसी वजह से ये 1 इलेक्ट्रॉन कबूल करके F-1 नेगेटिव आयन बन जाता है। और इसी तरह से ऑक्सीजन के टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसको अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। इसी वजह से ऑक्सीजन का एटम 2 इलेक्ट्रॉन कबूल करके O-2 आयन बना देता है। ऊपर वाली एग्जांपल से वाज़ह हो रहा है कि फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन हासिल किया तो उसके ऊपर -1 चार्ज आया, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन हासिल किए तो उसके ऊपर -2 चार्ज आया। इसी तरह से अगर कोई एटम 3 इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा तो उसके ऊपर -3 चार्ज आएगा। तो हम कह सकते हैं, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन बाय एटम, यानी किसी भी एटम पर उतना नेगेटिव चार्ज आएगा जितने इलेक्ट्रॉन वो एटम गेन करेगा। जिस तरह कैटाइन बनने का प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है, उसी तरह से यूनिनेगेटिव आयन बनने का प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है। फॉर्मेशन ऑफ यूनिनेगेटिव आयन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मतलब जब किसी एटम में पहला इलेक्ट्रॉन दाखिल होता है तो उसके ऊपर -1 चार्ज आता है, ये वाला अमल हमेशा एक्सोथर्मिक होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन है, वाई फॉर्मेशन ऑफ यूनिनेगेटिव आयन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी यूनिनेगेटिव आयन बनने का अमल एक्सोथर्मिक क्यों होता है। इस सवाल के जवाब के लिए हम हाइड्रोजन के एटम की एग्जांपल लेते हैं। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के दरमियान में एक न्यूक्लियस है
और उसके इर्द-गिर्द एक शेल होता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहा होता है। अब हाइड्रोजन को अपने आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए एक मज़ीद इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एटम के करीब आएगा, तो हाइड्रोजन के एटम का न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? कशिश करेगा, ताकि वो उस इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड कर सके। और हम जानते हैं इन केमिस्ट्री व्हेन एवर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज क्रिएटेड बिटवीन टू थिंग्स एनर्जी इज रिलीज्ड एंड दे बिकम स्टेबल बाय दिस रिलीज ऑफ एनर्जी। मतलब केमिस्ट्री के अंदर जब भी दो चीजें एक दूसरे को कशिश करती हैं तो हमेशा एनर्जी खारिज होती है, और उस एनर्जी को खारिज करने के बाद वो चीज, वो एटम या वो मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि कितनी ज्यादा एनर्जी खारिज होगी? तो एनर्जी उतनी ज़्यादा खारिज होगी जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, यानी इस आने वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस जितना अपनी तरफ ज़्यादा कशिश करेगा, उतनी ही एनर्जी ज़्यादा खारिज होगी। हम कह सकते हैं द रिलीज ऑफ एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एनर्जी इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ये जो आखिरी शेल में हम इलेक्ट्रॉन दाखिल कर रहे हैं और इससे जो एनर्जी खारिज हो रही है, इसको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी कहा जाता है, जिसकी मजीद वजाहत हम चैप्टर नंबर 6 में करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हम इस तरह कर सकते हैं, बिकॉज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम द न्यूक्लियस अट्रैक्ट द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन टू गेट स्टेबिलिटी एंड एनर्जी इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। देयरफॉर फॉर्मेशन ऑफ यूनी नेगेटिव आयन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मतलब जब एटम के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन दाखिल किया जाता है तो न्यूक्लियस उस आने वाले इलेक्ट्रॉन को कशिश करता है और इस कशिश की वजह से एनर्जी खारिज होती है। इसी वजह से यूनी नेगेटिव आयन बनने का प्रोसेस हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। तो इस बात से क्लियर हो गया है कि जब भी किसी एटम के आखिरी शेल में पहला इलेक्ट्रॉन दाखिल होगा तो एनर्जी हमेशा खारिज होगी। अब पहला इलेक्ट्रॉन दाखिल करने के बाद जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन दाखिल करेंगे या तीसरा इलेक्ट्रॉन दाखिल करेंगे तो उसके बाद हमेशा एनर्जी क्या होगी? जज़ब होगी। तो हम कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयंस अदर देन यूनी नेगेटिव आयन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। मतलब यूनी नेगेटिव आयन के अलावा जितने भी नेगेटिव आयन बनेंगे उसके बाद आप जितने भी इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करेंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तीसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो हमेशा एनर्जी जज़ब होगी और वो प्रोसेस क्या होंगे? एंडोथर्मिक होंगे। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है व्हाई फॉर्मेशन ऑफ डाई नेगेटिव आयन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। यानी जब किसी एटम में एक इलेक्ट्रॉन दाखिल करने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन दाखिल करते हैं, वो प्रोसेस एंडोथर्मिक क्यों होता है? इसकी वजाहत हम इस तरह कर सकते हैं, जब हम एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन दाखिल कर देते हैं तो एटम यूनी नेगेटिव आयन बन जाता है, यानी उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जैसे ए एक एटम था और उसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन दाखिल कर दिया तो इसके ऊपर -1 चार्ज आ गया, तो अब ये आयन बन गया A-1। अब अगर हम इस नेगेटिव चार्ज वाले आयन के अंदर मजीद एक इलेक्ट्रॉन दाखिल करेंगे तो क्या होगा? क्योंकि आयन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लिहाजा अब इसमें इलेक्ट्रॉन दाखिल करने के लिए एनर्जी की जरूरत होगी। अब जबरदस्ती एनर्जी लगाकर इस नेगेटिव चार्ज वाले आयन में हमें इलेक्ट्रॉन को दाखिल करना पड़ेगा। इसके बगैर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर दाखिल नहीं हो सकता। इसी वजह से यह प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा। तो इंग्लिश में हम इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह कर सकते हैं, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इट बिकम्स नेगेटिव आयन। नाउ व्हेन वी ऐड सेकंड इलेक्ट्रॉन इन दिस नेगेटिव आयन it will repel the incoming electron because electron also have negative charge and same charges repel each other. Therefore energy is required to add second electron in an atom and process will be endothermic. मतलब जब किसी एटम के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन दाखिल किया जाता है तो वो नेगेटिव आयन बन जाता है, और जब हम उसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन दाखिल करने लगते हैं तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज है और उस आयन पर भी नेगेटिव चार्ज होता है और सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इस वजह से आप जब दूसरा इलेक्ट्रॉन दाखिल करने लगेंगे तो एनर्जी लगाकर जबरदस्ती उसमें हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा और ये प्रोसेस एंडोथर्मिक प्रोसेस कहलाएगा। लास्ट में 2 पॉइंट्स आपने अपने माइंड में रखने हैं। पहला पॉइंट है मेटल्स फॉर्म पॉजिटिव आयंस एंड नॉन मेटल्स फॉर्म नेगेटिव आयन।
मतलब जो मेटल्स होती हैं वो पॉजिटिव आयन बनाती हैं और जो नॉन मेटल्स होती हैं वो नेगेटिव आयन बनाती हैं। इसकी वजह ये है कि मेटल के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से कम होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन दे देती हैं और इलेक्ट्रॉन दे के पॉजिटिव आयन बनाएंगी। और नॉन मेटल के आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन 5 या 5 से ज़्यादा होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन ले लेती हैं और इलेक्ट्रॉन लेकर नेगेटिव आयन बनाती हैं। सेकंड पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस आर डिफरेंट फ्रॉम देयर कॉरस्पॉन्डिंग न्यूट्रल एटम्स। मतलब पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन की खसूसियात अपने न्यूट्रल एटम से मुख्तलिफ होती हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये है व्हाई आयंस हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन एटम्स। मतलब आयंस की खसूसियात अपने एटम से मुख्तलिफ क्यों होती हैं। इस बात का बड़ा सिंपल सा जवाब है कि जो आयंस होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद और होती है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और होती है, जबकि जो एटम्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद और होती है और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आयंस से डिफरेंट होती है। इस वजह से इनकी जो केमिकल खसूसियात हैं वो मुख्तलिफ होंगी। और इसके साथ-साथ जो एटम्स होते हैं उन पर कोई चार्ज नहीं होता, जबकि जो आयंस होते हैं उन पर या पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज वाली या नेगेटिव चार्ज वाली अशिया जल्दी से रिएक्ट करती हैं, यानी इनकी रिएक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं। तो इस वजह से आयंस और एटम्स की खसूसियात हमेशा मुख्तलिफ होंगी। तो हम कह सकते हैं बिकॉज़ दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल एंड हैव डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, देयरफॉर दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। क्योंकि इनके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ होती है और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी मुख्तलिफ होती है, इस वजह से इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं। मोर ओवर एटम्स कैरी नो चार्ज एंड आयंस कैरी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज विच इफेक्ट देयर रिएक्टिविटीज। इसके अलावा एटम पर कोई चार्ज नहीं होता और आयन पर या पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है, जिस वजह से इनकी रिएक्टिविटीज एटम्स के मुकाबले में डिफरेंट होती हैं। तो इस वजह से एटम और आयन की खसूसियात हमेशा मुख्तलिफ होंगी। यहाँ पे हम अपने आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नई वीडियो में।